हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 22 जुलाई से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क दिवस भी कहा जाता है। ज्ञान की कमी को दूर करने के लिए और जो कि मस्तिष्क स्वास्थ्य संबंधी जो हानि है उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, जो विकार है मस्तिष्क संबंधी उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए, इसे हमेशा ही 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 22 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए, 12 जुलाई को मलाला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से 2 जहाज INS द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लेने के लिए जकार्ता पहुंचे हैं? तो देखिए, अभी भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में पहुंचे हैं। तो देखिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक समुद्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर भारत के 2 जहाज हैं, INS सह्याद्री और INS कोलकाता। तो ये दोनों जहाज ही भारतीय नौसेना के जहाज हैं और ये इंडोनेशिया के यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, इन दोनों के द्वारा जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा उसका मूल रूप से उद्देश्य क्या है कि मूल रूप से जो 2 देशों के बीच में, सेनाओं के बीच में आंतरिक जो क्रियाशीलता है, अंतर क्रियाशीलता है, उसको बढ़ावा देना, सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि कोई और भी देश जो कि अटैक वगैरह करते हैं तो किसी न किसी देश के साथ में आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से आपस में मिलकर उनका सामना करना। तो इस प्रकार से देखिए, इनके बीच में जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो आयोजित होते हैं और अभी भारत के 2 INS हैं जो कि जहाज हैं वो जकार्ता पहुंचे हैं इस अभ्यास में भाग लेने के लिए। देखिए, इससे पहले 19 मई 2023 को समुद्र शक्ति जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था भारत और इंडोनेशिया के बीच में, तो उसमें भी भारत की तरफ से जो कि जहाज थे वो सम्मिलित होने के लिए गए थे। तो देखिए, इससे ही बचता है INS सिंधु केसरी। देखिए, INS सिंधु केसरी भारत का INS है और देखिए, इसे पहली बार इंडोनेशिया में डॉक किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये है A व B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की MD व CEO कौन बनी है? तो देखिए, इन्वेस्ट इंडिया की MD व CEO बनी है सुश्री निरुपति राय, इसकी CEO बन गई है। देखिए, जो कि इन्वेस्ट इंडिया है उसके अकॉर्डिंग मेक इन इंडिया के थीम के साथ में ही, जो कि मेक इन इंडिया है उसके साथ में ही प्रधानमंत्री उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा जो कि परिषद वगैरह होती है, प्रौद्योगिकी वगैरह होती है, प्रौद्योगिकी विज्ञान वगैरह सारी चीज़ें होती है। तो पता है, इनके साथ में ही ये महत्वपूर्ण जो कि कदम वगैरह होते हैं इनके लेने वाले जो कि, तो वो सारे ही इसमें इन्वेस्ट इंडिया के तहत आते हैं। और अभी इसकी जो CEO बनी है तो वो बनी है सुश्री निरुपति राय, इसकी CEO बन गई है। देखिए, ऑप्शंस को भी देखेंगे। लिंडा याकारिनो, तो देखिए ट्विटर की नई CEO बनाई गई है। एलन मस्क के अधिग्रहण कंपनी है, एलन मस्क ने जो कि ट्विटर का अधिग्रहण किया है तो उसी की CEO बनाई गई थी लिंडा याकारिनो। नील मोहन, तो देखिए यूट्यूब के CEO बने हैं नील मोहन, भारतीय मूल के हैं। और शमिका रवि, देखिए शमिका रवि प्रधानमंत्री की आर्थिक सुरक्षा सलाहकार में सदस्य नियुक्त की गई हैं शमिका रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत के किस राज्य में बन रहा है? तो देखिए, पेंटागन अमेरिका में स्थित है पेंटागन, और देखिए इसको पीछे छोड़कर भारत में जो कि भारत के सूरत गुजरात में बन रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है। देखिए, 80 वर्षों तक पेंटागन सबसे बड़ी इमारत थी, कार्यालय भवन की रूप में सबसे बड़ी जो कि ऑफिस था वह था। लेकिन अभी जो है वो बनेगा भारत में, इसका कार्य अभी तक पूर्ण हो जाएगा। 4 साल इसको बनने में लगे हैं और अभी नवंबर 2023 में इसका उद्घाटन किया जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो देखिए, जो कि ये कार्यालय भवन है इसमें 63,000 से ज़्यादा इसमें मजदूर काम कर सकेंगे। साथ में ही देखिए, यहाँ पर खास बात यह है कि 90% जो यहाँ के जो हीरे हैं वह सूरत में ही तराशे जाते हैं, मतलब सूरत में ही इनका उपयोग किया जाता है, सूरत में ही बनाए जाते हैं। गुजरात में स्थित है सूरत। तो देखिए, सबसे बड़ी जो हीरे की राजधानी के रूप में अभी हम सूरत को जान सकते हैं। और तो अभी इसका राइट आंसर है ये है गुजरात है। बालिका पंचायत को स्टार्ट करने वाला पहला राज्य है तो वो गुजरात है। गुजरात के अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल हैं। और यहाँ का जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान है, और भी कई सारे हैं लेकिन जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ऑप्शंस को भी देखेंगे। अगर विश्व में सबसे जो कि विश्व की बात कर रहे हैं, मतलब विश्व में सबसे 1 नंबर पे क्या है, तो देखिए कर्नाटक में 1507 मीटर का जो
सबसे लंबा रेलवे पुल बना था तो कर्नाटक में बनाया गया था, अभी उसका उद्घाटन किया गया था। हरियाणा में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने जा रहा है। और मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, इसका अभी निर्माण चल रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा नदी पर इसका निर्माण चल रहा है। तो देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट जो कि ऑप्शंस के माध्यम से भी इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी आपको एक बार या तो लिखने चाहिए या फिर इनको वापस से रिपीट करके पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित होगी? तो देखिए देश की जो पहली नेटवर्क पोर्टल साइट है तो उसका अभी स्थापित होगी तो ये गुजरात में होगी। गुजरात के मेहसाणा में इसको स्टार्ट किया जाएगा। और देखिए अभी जो कि ब्रिटेन की वनवेब कंपनी और भारत की जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कंपनी है उसके द्वारा जो कि समझौता किया गया था, साथ में ही गुजरात के इसमें समझौता हस्ताक्षर किए हैं, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और अभी इसको गुजरात में बनाया जाएगा। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि वनवेब लंदन की कंपनी है और इसके माध्यम से जो कि नेटवर्क मोबाइल प्रदाता हैं उनके लिए अच्छे से अच्छे नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा, संचार प्रदान किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर उनको उपग्रहों के माध्यम से जो कि सैटेलाइट वगैरह होती हैं उनके माध्यम से उनको नेटवर्क वगैरह दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो नेटवर्क पोर्टल है, नेटवर्क साइट है, उसको गुजरात में स्टार्ट किया जाएगा। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए हिमाचल प्रदेश से हम याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अभी जो वर्तमान में अभी 2023 में यहाँ पर चुनाव हुए थे। चुनाव में जो कि विधानसभा के अभी विधानसभा अध्यक्ष बने थे वो कुलदीप सिंह पठानिया बने थे। तो देखिए असम से याद रखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा पहला असम के जोगीघोपा में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, असम में स्थापित किया जाएगा। और चेन्नई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा निजी क्षेत्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस करके पढ़ना है, एक तो निजी क्षेत्र का है, प्राइवेट कंपनी का, एक भारत सरकार के द्वारा। दोनों ही लॉजिस्टिक पार्क हैं, असम की जोगीघोपा में बनेगा और चेन्नई में बनेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बुक वगैरह जो लिखी जाती हैं, विमोचन होते हैं, तो उन सारी बुकों को भी आपको लिख के रखना है या फिर इनको पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि जो भी किताबें होती हैं वो सारी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यह किसी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व के बारे में लिखी जाती हैं या फिर किसी इंपॉर्टेंट तथ्यों को लेकर ही ये लिखी जाती हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए थ्रू द ब्रोकन जो कि ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी है, से T.N. सेशन है, तो इनके द्वारा यह लिखी गई है। भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनके द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया है। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए विजय दर्डा, रिंग साइड जो पुस्तक है विजय दर्डा के द्वारा लिखित गई है। शिवानी कुमारी, द पावर ऑफ वन थॉट, ब्रह्म कुमारी आश्रम की हैं ये, तो यहाँ ब्रह्म कुमारी आश्रम है तो वे देखिए वहाँ से बिलोंग करती हैं, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है द पावर ऑफ वन थॉट। अमिताभ घोष, तो देखिए अमिताभ घोष के द्वारा एसेज एंड स्मोक पुस्तक लिखी गई है। डिफरेंस जो कि इससे पहले मैंने आपको कल करवाया था कि अमिताभ कांत के द्वारा, तो देखिए उनके द्वारा मेड इन इंडिया 75 ईयर्स इन एंटरप्राइजेज एंड बिजनेस, एंड अमिताभ घोष के द्वारा जो पुस्तक थी स्मोक एंड एसेस थी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि नाम सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जो एनी पुरस्कार है ये जीत लिया है प्रोफेसर थलापल प्रदीप ने, इसको जीत लिया है। 15वां ये पुरस्कार था, 15वां संस्करण था इस पुरस्कार का, 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था। और देखिए प्रोफेसर थलापल IIT जो मद्रास है उसमें जो कि रसायन विज्ञान के प्रोफेसर पद पर यह अभी नियुक्त हैं। तो अभी इन्होंने ये पुरस्कार जीत लिया है। और देखिए इन्होंने जो ग्राउंड ब्रेकिंग नैनो स्किल के द्वारा इनकी जो खोज की गई थी उसमें क्या था कि पानी से जो दूषित पदार्थ होते हैं उनको त्वरित रूप से, प्रभावी रूप से उनको कैसे अलग किया जाता है, तो इस प्रकार का इनका कुछ जो कि रिसर्च थी, तो इसमें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार अभी जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर है प्रोफेसर थलापल प्रदीप, क्योंकि IIT जो मद्रास है वो NIRF के अकॉर्डिंग अभी 5वें साल लगातार टॉप पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए आर्य प्रसाद, विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार आर्य प्रसाद को दिया गया है। लुइस कैफरेली को इस बार का एबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि गणित का जैसे नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि गणित में नोबेल पुरस्कार दिए नहीं जाते हैं, तो एबेल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तपन सेकैया, देखिए तपन सेकैया कैंसर विशेषज्ञ हैं और इनको इस बार का मतलब 2023 का इनको असम वैभव पुरस्कार दिया गया है, असम का सर्वोच्च सम्मान। और इससे पहले वाला जो 2022 का दिया गया था वो रतन टाटा जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो देखिए अभी केंद्र सरकार ने जो कि महानिदेशक हैं, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं, तो उनका जो निदेशक है चुना गया है, नियुक्त किया गया है, मनोज यादव को चुना गया है। देखिए अब इससे इतना याद रहेंगे कि देखिए अब इसको ऑप्शंस को भी देख लेंगे कि SL1000, तो SL1000 को CRPF का महानिदेशक बनाया गया है। नितिन अग्रवाल BSF के महानिदेशक बने हैं। और देखिए पंकज कुमार सिंह, तो देखिए यह पहले BSF के महानिदेशक थे और अभी इनको मतलब रिटायरमेंट के बाद में इनको जो कि भारत का राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वो है अजीत डोभाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन टॉप पर रहा है? तो देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसके द्वारा जो जारी निर्यात तैयारी सूचकांक है उसमें जो टॉप पर रहा है, जो राज्य टॉप पर रहा है वो है तमिलनाडु। 89.80 इसकी परसेंट के अकॉर्डिंग ये 7 फर्स्ट पर रहा है। नेक्स्ट पर रहा है महाराष्ट्र। तो देखिए अभी जो सूचकांक है इसमें इस प्रकार की जो लिस्ट जारी की जाती है, तो देखिए लिस्ट जारी कैसे की जाती है कि जिस प्रकार से यहाँ पर भारत है, तो देखिए भारत में जैसे कोई सा भी राज्य स्थित है, तो राज्य जैसे तमिलनाडु राज्य जहाँ स्थित है वहाँ से किसी दूसरे राज्य में अगर कोई भी जहाज जाते हैं या किसी परिवहन के द्वारा या फिर किसी भी परिवहन के द्वारा यातायात के द्वारा अगर कोई सामान वहाँ पर भेजना हो तो किस प्रकार से उसको भेजा जाएगा, या फिर उसके जाने आने का रास्ता तो किस प्रकार की कठिनाई उसमें होती हैं या फिर नहीं होती हैं, तो उस प्रकार के द्वारा निर्यात सूचकांक है उसकी टॉप लिस्ट निकाली जाती है। तो देखिए अभी इसको तमिलनाडु में सीट्स पर रहा है, ताकि जो कि तमिलनाडु सीट्स पर रहा है, तमिलनाडु को जो सामान वगैरह है निर्यात वगैरह होता है तो उसमें इस प्रकार की कोई भी बाधा नहीं पाई गई है। तो इसका राइट आंसर ये है तमिलनाडु। देखिए गुजरात से याद रखेंगे कि देखिए अभी 2023 में 2022 की लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें तमिलनाडु है। 2021 की जो लिस्ट जारी की गई थी 2022 में उसमें गुजरात टॉप पर था। अभी अगर गुड गवर्नेंस नीति थी उसमें महाराष्ट्र जो कि गुजरात टॉप पर था। महाराष्ट्र देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्या के मामले देखे गए हैं। उत्तर प्रदेश देखिए शिकायत निवारण सूचकांक में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर रहा है। ऑनलाइन गेमिंग में भी उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? तो देखिए फीफा जो विश्व कप है, देखिए पहले फीफा को पढ़ेंगे। 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं इन्फेंटिनो, जो कि ज्ञानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे और इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें तो हमें याद रखनी है, फीफा से याद रखनी है। अब फीफा अगर महिला के लिए बात की जा रही है तो देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी इनके द्वारा की जा रही है। देखिए इस बार इसमें 32 टीमें इसमें शामिल हैं और इसका ये 9वां संस्करण है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए ऑप्शन बचता है कतर। तो देखिए जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, इसका आयोजन किया गया था, उसका 22वां संस्करण था, एडिशंस था। और उसके बाद में ही जीता कौन था उसमें मेंस में? तो अर्जेंटीना जीता था। और हारा कौन था? तो उसमें उपविजेता रहा था फ्रांस, उसमें उपविजेता रहा था। तो अभी देखिए विश्व कप की मेजबानी किस देश को द्वारा की जाएगी? तो ए और बी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ए और बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवन मेरेडिथ किसका नाम था? देखिए ओवन मेरेडिथ का जो नाम था, लॉर्ड लिटन को ओवन मेरेडिथ नाम से जाना जाता था। देखिए ओवन जो कि लॉर्ड लिटन था उसके टाइम पर ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उसको पारित किया गया था। ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। देखिए इसी के साथ साथ में लॉर्ड कर्जन 1905 में देखिए बंगाल विभाजन हुआ था, उस टाइम पे भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड मेयो, तो देखिए 1872 में पहली बार भारत में जनगणना की गई थी लॉर्ड मेयो के टाइम पे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नियमित रूप से जनगणना कब की गई थी, तो नियमित रूप से जनगणना की गई थी 1881 में नियमित रूप से की गई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम पे की गई थी। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर है ये है लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो देखिए संवाद कौमुदी समाचार जो कि समाचार पत्र के संपादक थे तो ये थे राजा राम मोहन राय थे। देखिए ब्रह्म समाज से संबंधित थे राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज से संबंधित थे। मिराकुल भी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी और तभी से इनका नाम क्या हो गया? राजा राम मोहन राय इसका नाम हो गया। देखिए सती प्रथा का जो कि 1829 में सती प्रथा को लागू किया गया था, तो इन्हीं के सहयोग से, इनका सहयोग था तभी उसको लागू किया गया था 1829 में। जैसे मैंने कल क्वेश्चन में बताया था आपको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोमनाथ जो पत्रिका थी उसका स्टार्ट किया गया था। लेकिन उसको लिखा किसके, मतलब उसके संपादक कौन थे? तो द्वारिकानाथ विद्याभूषण उसके संपादक थे। शिशिर कुमार जो घोष हैं, तो देखिए उनके द्वारा अमृत बाजार जो पत्रिका थी शिशिर कुमार घोष से संबंधित है। पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये वाली जो पुस्तक है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदम्य शौर्य गाथा वाला रेजांगला युद्ध प्रतिकूल परिस्थितियों में भारतीय सेना द्वारा किस वर्ष में लड़ा गया था? तो देखिए अभी जो अदम्य शौर्य गाथा वाला रेजांगला युद्ध था, रेजांगला, देखिए रेजांगला स्थित है जो दर्रा है, यह स्थित है लद्दाख में, यह स्थित है, जल्दी में समझा दिया, लद्दाख में स्थित है कि 1962 में, देखिए 18 नवंबर 1962 को भारत के 120 सैनिक थे और चीन की उधर से
6000 सैनिकों के बीच में आपस में युद्ध हुआ था। तो देखिए इसमें क्या था कि भारत के 120 सैनिकों ने चीन के, इसमें बताया जाता है कि 1300 जो कि सैनिक थे उनको मार गिराया था, लेकिन भारत के इसमें 114 सैनिक शहीद हो गए थे। साथ में जो 6 सदस्य जो भी सैनिक बचे थे उनको पकड़ लिया गया था, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से वो छूट कर आ गए थे। इसका जो पीछे मेन कारण क्या था, एक तो सेना की जो भी टुकड़ियाँ कम थी, जवान कम थे, इसके साथ में ही भारत के जो लोग थे, जो सेना के जवान थे, उनके पास में तोप वगैरह भी कम थी। तो इस प्रकार से जो अभाव था उसमें रेजांगला युद्ध था। कुमायूं जो रेजिमेंट थी वो इसकी रेजिमेंट थी, उसके साथ में जो इसके मेजर थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, मेजर शैतान सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसका राइट आंसर है 1962 में भारतीय सेना के द्वारा यह प्रतिकूल परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि 18 नवंबर को उस टाइम पर बर्फ पड़ना स्टार्ट हो जाती है। लद्दाख में कितनी बर्फ पड़ती है तो वो सब तो हम जानते ही हैं। तो 1962 में हुआ था। देखिए मेजर शैतान सिंह के ऊपर ही जिसकी रायसंगी राजधानी है जयपुर, वहाँ पर एक कॉलोनी का नाम भी रखा गया है। 1972 देखिए 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध विराम हुआ था। 1971 में स्टार्ट हुआ था, 1972 में भारत के सामने पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर बनता है वो है 1962, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे किस शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो देखिए अभी यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन एनडीए 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एनडीए 2023 में देखिए इसमें आपको कहीं भी बिंबिसार मिलेगा, अजातशत्रु मिलेगा, बिंदुसार मिलेगा या फिर अशोक मिलेगा। तो अगर मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना यहाँ पर पूछी गई है तो आपको राइट आंसर है इसका अजातशत्रु, इसका राइट आंसर है। अगर अजातशत्रु ना देख रहे यहाँ पर उदयन दे रखा होता, उदयन, तो वो आपको राइट करना होता, लेकिन अभी अजातशत्रु यहाँ पर इसका राइट है, क्योंकि मगध साम्राज्य की 5वीं जो ईसा पूर्व था उस टाइम पर पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। और देखिए अजातशत्रु के टाइम पर जो एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो क्या हुई थी कि महात्मा गौतम का जो कि महापरिनिर्वाण जो दिवस है उसका उसी से मतलब इससे इसी दिन हुआ था। तो इस प्रकार से अजातशत्रु के टाइम पर हुआ था। तो देखिए इस प्रकार से इसको हमें याद रखना है। बिंबिसार देखिए मगध साम्राज्य के राजा थे, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और इनको अमित्रघात अजातशत्रु इनको कहा जाता था। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, अशोक को तो जैसे कि अशोक महान के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।